अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम के। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन मज़ीद हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारे पास है जी, एन ऑब्जेक्ट विच इन 2 LB स्ट्रेचेस एज अ स्प्रिंग 1/8 feet. Determine the function y of t that describe the displacement of the weight if y of 0 is equal to -1 and y prime 0 is equal to 32. प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत बच्चों यहाँ पर आपके लिए आसानी ये है कि आपको कंडीशंस बना के दे दी गई हैं यहाँ पर। तो वही सिनेरियो है, अगर आप चाहें तो डायग्राम बनाएं, अदरवाइज विदाउट डायग्राम भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अब वो क्या कह रहा है जी कि इनिशियल में हमारे पास जो स्प्रिंग था उस पर जब कोई वेट नहीं था तो वो अपनी नेचुरल लेंथ पे था। सो इसी तरह हम वर्किंग अपनी करेंगे कि जब उस पर वेट जो है वो 2 LB अटैच किया गया तो वो स्प्रिंग जो है क्या करेगा, 1/8 फीट नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फाइंड करना है। डिटरमाइन द फंक्शन y ऑफ t डैट डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेट, राइट। तो आप इसकी कंडीशन को विजुलाइज भी कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट कि इसमें डायग्राम कंपलसरी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको हम एक गेस दे देते हैं कि यार इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपके पास कंडीशंस क्या थी इनिशियली, कि आपके पास एक स्प्रिंग था जो अपनी नेचुरल कंडीशन में था। ठीक है जी। नेचुरल कंडीशंस का मतलब क्या है जी, इस पर कोई भी मास अभी अटैच नहीं हुआ है, तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। लेट्स से हम कह लेते हैं इसकी लेंथ L है, और ये हमारी कैसी कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं ये इसकी नेचुरल पोजीशन होती है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी, सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, इसके ऊपर एक वेट को अटैच कर दिया गया है, राइट। और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेच होके नीचे चला जाएगा, राइट। तो ये इसके ऊपर एक वेट जो है हमने वो अटैच कर दिया है, और कितना वेट अटैच किया हमने इसके पास, 2 LB का। तो होगा क्या, क्योंकि ये इसकी नेचुरल पोजीशन थी, तो ये अपनी नेचुरल पोजीशन से 1/8 फीट जो है वो नीचे मूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी बच्चों क्या थी, सेकंड कंडीशन थी, जो हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 LB वेट की वजह से इसकी जो स्ट्रेचिंग है वो आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सी नीचे की तरफ हो जाएगी। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इस कंडीशंस पे क्या होता है, जब आपके पास ये कंडीशन होगी तो लाजम बात है जब ये मास या वेट नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ देर के बाद ये यहाँ पर रेस्ट पर आ जाएगा। और इसके रेस्ट पे आने की वजह मैंने आपको बताई थी, वो क्या होगी कि जो इसका वेट है एक्टिंग डाउनवर्ड, और जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है हुक लॉ से जो ऊपर की तरफ लग रही है, वो क्या हो जाएंगी, दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पे इनिशियली दी हुई है, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y of 0 इज इक्वल टू -1। हम इसको फिजिकल भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस को अपने स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मैथ स्प्रिंग के लिए, वो होती है y my डबल प्राइम t, और ये आपके पास हो जाएगी प्लस k इंटू y ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये आपने ज़बानी याद रखनी है। तो मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आपने इस इक्वेशन को डील करना है तो आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी और एक आपको इस कांस्टेंट k की रिक्वायरमेंट होगी जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने दो ही मेथड किए थे, मैंने आपको डिटेल में बताया था। सबसे पहले आप क्या करें, आपने इसको यूज़ करना है कि W हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, mg के इक्वल होता है, राइट। और W की वैल्यू आपको दी हुई है, वेट कितना है, ऑलरेडी गिवन है 2 LB, आपके पास इसका वेट है। सो दिस सिंप्लाइज, मैं इस W की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, मास m रहेगा मल्टीप्लाई बाय g, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में हम g को 32 लेते हैं, 9.8 नहीं लेंगे। मैंने आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया था, जब आपका सिस्टम ही फीट में होगा या LB में होगा तो आप 32 ही लेंगे। तो यहाँ से हम मैथ्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो मैथ्स हमारा क्या हो जाएगा, मैथ्स का आपका हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 32, दैट्स मीन यू कैन राइट 1/16, राइट जी। और इसकी जो यूनिट होगी वो बच्चों होगी स्लब, करेक्ट, ओके। तो ये आपके पास जो हमें मेन इम्पॉर्टेंट मैथ्स की ज़रूरत थी
वो ये थी जी। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से k को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए भी हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी। हमने ये कहा था कि जब हमने k को निकालना होगा तो हम यूज़ करेंगे f इज़ इक्वल टू k इंटू एस, यानी हुक लॉ से हम इस रूल को यूज़ कर लेंगे। अब हमें पता है कि फोर्स और वेट दोनों सेम होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर फोर्स को हम w से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। w इज़ इक्वल टू k इंटू एस। w की वैल्यू आपके पास 2 मौजूद है, k हमने फाइंड आउट करना है, और s आपका वो स्ट्रेचिंग होता है, ये जो 1/8 है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। स्प्रिंग जो स्ट्रेच होता है वो आपका s होता है, और ये 1/8 है, राइट जी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि जो k का आपके पास आंसर आएगा, दिस इज़ इक्वल टू 16 LB पर फिट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो मेन वैल्यूज़ की हमें शुरू में ज़रूरत होती है, और इसकी मेथडोलॉजी एक ही है, यही रूल है। सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इक्वेशन में, तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास पूरी इक्वेशन बन जाएगी m टाइम, तो m आपका कितना था यहाँ पे, m आपका था 1/16 y ऑफ डबल प्राइम t प्लस k इंटू एस। k आपका 16 है, राइट, यानी आपका यहाँ पे था k इंटू वाई, ये देखिए k इंटू वाई, तो 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो यू गेट y डबल प्राइम ऑफ t प्लस ये हो जाएगा 256y इज इक्वल टू 0। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एक होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई है। तो हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी m² प्लस 256 सॉरी इज इक्वल टू 0। सो m² आपके पास हो जाएगा माइनस 256, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर रूट लेने से आपके पास 256 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस अंडर रूट के अंदर जाएगा तो उसकी वजह से आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो अगेन आपके ये रूट्स जो हैं इमेजिनरी बन गए हैं, और आपको याद होना चाहिए कि हमने कहा था कि इमेजिनरी रूट की जो शेप होती है वो कुछ अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा होती है। हमने लॉट ऑफ टाइम इसको हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि रियल पार्ट्स नहीं है, और बीटा की वैल्यू आपकी 16 है। अब हमारा रूल्स क्या है जी, रूल बहुत सिंपल है। अगर आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे तो क्या बन जाएगा जी, y ऑफ t e टू द पावर अल्फ़ा t c1 cos बीटा इंटू टी प्लस c2 साइन बीटा इंटू टी। तो ये हमारी इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, ठीक है जी। अब आप सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा दो, तो वो आपके पास बन जाएगी इट्स y ऑफ t e टू द पावर अल्फ़ा, क्योंकि 0 है, c1 अभी हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन, ये 16 आ जाएगा, प्लस c2 साइन ऑफ 16 इंटू टी, और समथिंग पावर 0 आपके पास 1 हो जाती है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको बेशक ख़त्म कर दीजिएगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, ठीक है। अब सिंपली आपको कंडीशंस गिवन है बच्चों, तो आपको क्योंकि कंडीशन डेरिवेटिव पे भी गिवन है, आप यहाँ पर देखें y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 32। तो बेस्ट तरीका ये है कि यहीं पे इसका पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है जी। तो y प्राइम t, तो डेरिवेटिव इसका बहुत सिंपल है, e पावर 0 तो ख़त्म हो गया है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है तो मैं माइनस लिख लेता हूँ। अच्छा, आप देखें कि कॉस का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो हो जाएगा साइन ऑफ 16t, और 16t का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 16 हो जाएगा, प्लस इन द सेम वे अच्छा यहाँ पे c1 भी आना है, राइट। तो अब आप यहाँ पे इसी तरह देखेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, एक तो 16 शुरू में आएगा, 16c2 इंटू कॉस ऑफ 16t, ठीक है जी। तो ये हमारे पास लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हमारा काम आसान हो गया, सिर्फ हमने इनिशियल कंडीशंस लगानी है। तो एक कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब ये कंडीशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, ठीक है, डेरिवेटिव्स के लिए नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे पुट कर देना है
t इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 1 कहाँ पुट कर देंगे जी आप? इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो सब्स्टिट्यूट कर दें जी, यहाँ t को 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा y ऑफ 0, और आगे लिखा हुआ था आपके पास इट्स एक्चुअली c1 cos ऑफ 0 एंड प्लस c2 साइन ऑफ 0, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी, थी की जगह 0, और y ऑफ 0 खुद 1 है तो ये हो जाएगा 1। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो बच्चों यहाँ से सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो किसकी बचेगी? सिर्फ C1 की वैल्यू आपको आती हुई नज़र आ रही है, जो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। लास्ट कंडीशन सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जी। लास्ट कंडीशन हमारी क्या थी? वो ये थी कि एज आपको दिया हुआ है जी y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 32। ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है। अच्छा, एक मिस्टेक है, y ऑफ 0 -1 था तो मैंने इसको यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसको हम ज़रा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये -1 था तो ये भी -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब y प्राइम 0 32 है तो वही काम कर लें, आप t को इक्वल टू 0 पुट कर लें इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखें जी ये सो इट्स y प्राइम 0 इज़ इक्वल टू -c1, आई मीन अगर हम प्रॉपर लिखें तो ये होगा -16 इंटू c1, और आप ये देख रहे हैं यहाँ साइन है तो ये हो गया साइन 0, ठीक है। आगे था जी +16 c2 इंटू कॉस 0। y प्राइम 0 की वैल्यू 32 दी हुई है, ये फैक्टर सारा 0 हो गया क्योंकि साइन 0 0 है, ये फैक्टर 1 है तो ये 16 c2, और अगर 16 को आप वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे तो c का आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपने इसमें बेसिक मॉडलिंग करनी होती है और कुछ नहीं है। और लास्ट स्टेप में आप इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप लिख लेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, या इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, तो आपका जो लास्ट बनेगा वो y ऑफ t इज़ इक्वल टू, आपके पास शुरू में लिखा हुआ था c1, जबकि c1 -1 है तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा -1 cos ऑफ 16t, यानी -cos ऑफ 16t प्लस 2 टाइम, आप इसको 2 टाइम लिख लेंगे साइन ऑफ 16t। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमने सिर्फ y ऑफ t यानी ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बनाना था, वो ये बन चुका है। अब बच्चों इसमें एक सेकंड पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ t डज द ऑब्जेक्ट फर्स्ट पास थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, अब हम पढ़ चुके हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है। जैसे देखें ये वाली कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी, आपको याद होगा मैंने लास्ट में भी बताया था, जहाँ पर ये दोनों सेम होते हैं उसी को हम कहते हैं कि ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका जो y होता है वो 0 होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा आपके पास, जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगा, उसने कहा है कि आप t की वैल्यू उस वक्त बताएं जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो आपका y क्या होता है? 0 होता है। तो आप क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में? सेकेंड पार्ट में सिंपली आप यहाँ पर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से पास कर रहा है, ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपने जस्ट क्या करना है, आप यहाँ पर y ऑफ t को 0 कर देंगे बच्चों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आपका जो y होता है वो 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे जी, अपने डिस्प्लेसमेंट वाले फैक्टर को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। इट्स अ -16 cos, आई एम सॉरी जी, इट्स ओनली -cos ऑफ 16t प्लस 2 टाइम साइन ऑफ 16t। अब सिर्फ सिंप्लीफाई हमने करना है, बेसिक अलजेब्रा इसके अंदर आप cos को दूसरी साइड पे ले जाएं, सो ये बन जाएगा cos 16t इज़ इक्वल टू 2 टाइम साइन ऑफ 16t। तो अब आप देखें कि आपके पास कौन सी बेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं साइन को जाके डिवाइड करूँगा
तो वो कॉज ओवर साइन हो जाएगा, वो कॉट बन जाएगा। तो बेटर ये है कि मैं इसको टैन के लिए जो है वो सिंप्लीफाई करूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो टैन कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, तो टैन ऐसे सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दूँ या कॉस को उधर जाके डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा 1 = 2 टाइम साइन 16t डिवाइड बाय कॉज ऑफ 16t। इस 2 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे 1/2 हो जाएगा। और हमें पता है कि साइन ओवर कॉज एक्चुअल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, tan ऑफ 16t। अब आपने क्या करना है, tan इनवर्स बन जाएगा आपके पास 16t = टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। जस्ट क्या करें, आप अपने कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले tan इनवर्स 1/2 निकालना है, या सिंपली क्या करें, अगर मुझे t निकालना है तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/16 इंटू tan इनवर्स 1/2। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करनी है और अपने आंसर को वेरीफाई करना है। तो मेरे पास ये आंसर है 0.02897 सेकेंड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड। पहला पार्ट बिल्कुल सेम था, दूसरे पार्ट में एक अलग कंडीशन थी कि जब आपका सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर जाएगा, यहाँ से लाजिम बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करते हुए अगर टी की वैल्यू बतानी थी तो उसको इतने सेकंड लगेंगे जी पास करने में। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन यही है जी, अ मास ऑफ वेटिंग 32 पाउंड स्ट्रेचेज द स्प्रिंग ऑफ 1/2 feet at t = 0. The mass is released from a point 1 feet inches below the equilibrium position with an upward velocity of 8 feet per second. Determine the equation of motion. अगर आपको पिछला लेक्चर मेरा याद है तो बिल्कुल ये सेम सिचुएशन पे चलेगा। फर्स्ट कंडीशन तो वही होगी हमारे पास कि हमारा जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल कंडीशन पर है। ठीक है जी, तो ये इसके फर्स्ट पॉइंट है। ये आपकी नेचुरल कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर ये अपनी ओरिजिनल हालत में होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, स्प्रिंग पे वेट लगा रहे हैं 32 पाउंड का, तो लाजिम बात है स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, तो इसको मैं अगर आगे ले जाता हूँ तो मेरे पास ये कितना हो रहा है जी, 0.5 फीट जो है वो स्ट्रेच हो गया। ठीक है, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपने समझनी है और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे आपका जो mg होगा और ks होगा बच्चों, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको आप कह रहे हैं k/s। अच्छा, अब जो बात समझनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें यहाँ पर अब ये इसकी बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे ये रुक चुका है, तो हमें पता है कि ये वाली पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा y जो है वो 0 है इस टाइम। अच्छा, अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है, एट t = 0 द मास इज रिलीज फ्रॉम 1 feet inch बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और 1 फीट इसको नीचे ले जाएं खींचकर। ठीक है, तो आपके पास जो नई सिचुएशन बनेगी वो बच्चों ये होगी कि अब आपके पास कुछ इस तरह का बन रहा होगा कि थोड़ा सा हम इसको मज़ीद नीचे ले जाते हैं। तो देखें अब ये कंडीशन हो गई हमारे पास। तो कंडीशन क्या हुई है, हमने क्या किया, इसको लाइन को आगे ले जाते हैं, हमने इसको यहाँ से पकड़ा है बॉक्स को, इसको खींच के नीचे ले गए, कितना ले गए जी, 1 फीट, राइट, 1 फीट इसको हम नीचे ले गए। अब हमारी न्यू पोजीशन ये है, यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हैं जो आपने समझनी होगी। तो अब कंडीशन क्या बनी, उसने कहा है जी कि आपने करना क्या है, इसको रिलीज़ करना है, कहाँ से, 1 फीट नीचे ले जाएं और फिर यहाँ से इसको आपने रिलीज़ करना है। तो देखिए मैंने पहले भी ये बात समझाई थी, पहले मैं आपको इनिशियल कंडीशंस बना देता हूँ। आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी इसकी, y = 0, हमने क्या किया, इसको नीचे ले गए 1 फीट। अब यहाँ से ये जो पोजीशन है, आप समझें कि हमने इस बॉक्स को भी पकड़ा हुआ है, रिलीज़ नहीं किया, अब हमने इसको छोड़ना है। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ से जब इसको रिलीज़ करना है तो इनिशियली में हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा टाइम कितना था, 0 था,
और कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था, कितना डिस्प्लेसमेंट ये बॉक्स कवर कर चुका था, 1 फीट। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों इसकी पहली कंडीशन बन गई। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम एक कन्वेंशन यूज़ करते हैं, इक्विलिब्रियम से जब हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा हम पॉजिटिव लिया करेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का असर ज़्यादा है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो इसलिए हमने 1 को पॉजिटिव लिया। और हमने कहा था जब हम इक्विलिब्रियम से ऊपर की बात करेंगे, ये पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस हुआ है, तो हम इसको नेगेटिव लिया करेंगे। अब उसने अगले पार्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उसने कहा है कि 1 फीट बिलो हमने इक्विलिब्रियम से इसको रिलीज़ कर दिया, बट विद एन अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 8 फीट पर सेकेंड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने सिर्फ इसको रिलीज़ नहीं किया है कि बस छोड़ दिया, देखिए आपने इसको थोड़ी सी कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स दी है यहाँ से, तभी तो ये कह रहा है कि उसकी अपवर्ड वेलोसिटी कितनी होगी, 8 फीट पर सेकेंड। सिर्फ रिलीज़ नहीं किया, अगर ये इसको सिर्फ रिलीज़ करता तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 होती बच्चों। अब वो कह रहा है आप ये समझें कि आपने इसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है, होल्ड करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, थोड़ा सा जोर लगा के। क्यों पुश किया है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है इसकी वेलोसिटी 8 फीट पर सेकेंड है। तो होगा क्या सेकंड कंडीशन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था, आपने थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, और इसकी जो वेलोसिटी होगी y प्राइम 0 वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 32 नहीं 8 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास हो जाएगी। तो इसको मैं लूँगा दिस इज इक्वल टू -8, राइट। क्यों -8 लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि हम इसको किस तरफ मूव करवा रहे हैं बच्चों, हम इसको अपवर्ड की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की डायरेक्शन में हम इसको मूव करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी। तो कंडीशंस जिस स्टूडेंट्स को बनानी आ जाती है तो फिर वो क्वेश्चन उसके लिए करना आसान होता है। अब वही स्टेप्स हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। इसमें आपका जो वेट है वो आपको दे दिया गया है 32। इसमें जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ वो आपको दिया गया है 0.5 फीट दे दिया गया है, ठीक है। अब सारी वर्किंग वही कर लें, सब कुछ वही है इसके अंदर, ईच एंड एवरीथिंग। तो पहले में क्या था, हम कहते थे कि W इज़ इक्वल टू mg, कुछ भी चेंज नहीं है, W इज़ इक्वल टू mg। W की वैल्यू लगा देंगे, वो आपके पास एक्चुअल में है 2 नहीं है, मेरे ख्याल से 32 है, लेट मी चेक, यस 32 है बच्चों। तो 32 इज इक्वल टू m इंटू 32, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें m की, हम g की वैल्यू भी 32 लेंगे, तो 32 को 32 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 स्लैब, ठीक है जी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। सेकेंड स्टेप भी सेम रहेगा, आप कहेंगे कि जी f जो होता है वो इक्वल होता है KS के, और F जो है वो आपका W ही है, राइट। अब आप क्या करेंगे, W की वैल्यू आपके पास मौजूद है वो 32 है, K आपके पास हाफ है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो स्प्रिंग की जो आपके पास, सॉरी दिस इज एक्चुअली K इंटू S, और S की वैल्यू 1/2 है। ओके फाइन, सो K आपका अब कितना हो जाएगा, 64 LB पर फिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दो ही चीज़ें होती हैं असल में, दो चीज़ें अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो फिर आपको बाकी वर्किंग करना आसान होता है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी जी, m डैश दिस इज़ इक्वल टू इट्स k इंटू वाई ऑफ t इज़ इक्वल टू 0। जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका जो m था वो 1 था, सो y डबल प्राइम ऑफ t, k आपका 64 है, y ऑफ t इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, मैं हेडिंग्स नहीं बना रहा, आपको आइडिया है क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपके पास जो m स्क्वायर है ये -64 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो नेगेटिव के अंदर स्क्वायर रूट आने की वजह से आयोटा आएगा, प्लस माइनस आयोटा इंटू 8। तो इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी तरह की हमने उसकी इक्वेशन लिखी थी। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन जी, y ऑफ t e टू द पावर अल्फ़ा t, अल्फ़ा इसमें 0 है, इट्स अ C1
cos of 8t प्लस C2 साइन ऑफ 8 इंटू टी। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। हमें डेरिवेटिव पे कंडीशन है, इसलिए यहीं से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा और 8t का 8 होगा, तो ये बन जाएगा -8C1 साइन ऑफ 8t। सेम वे इसका डेरिवेटिव लेंगे 8C2 कॉस ऑफ 8t। बच्चों ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब लास्ट थिंग हमने जो करनी है बस कंडीशंस लगानी है। तो पहले हम y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लगा लेते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हम t को 0 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 आपके सामने है बच्चों, तो लगा दें इसको। y ऑफ 0 मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 साइन 0। तो साइन 0 0 है, cos 0 1 होता है, तो y ऑफ 0 1 दिया हुआ है। यहाँ से सिर्फ आपके पास C1 की वैल्यू 1 बचेगी क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। लास्ट कंडीशन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो क्या है जी, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, वो हमारे पास थी जी -8। ऑलराइट, अब आप सिंपल क्या करोगे, आपने अगेन t को 0 सब्स्टिट्यूट करना है बट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो यू गेट y प्राइम 0 इज इक्वल टू, और आपके पास है जी -8C1 साइन ऑफ 0 प्लस 8C2 कॉस ऑफ 0। ठीक है जी, 8C2 राइट। तो y प्राइम ऑफ 0 -8 है, ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, वहाँ से सिर्फ 8C2 बचेगा। 8 को डिवाइड कर देंगे तो आपका जो C2 का आंसर है वो -1 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने बस अपना डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखना है। y ऑफ t जो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था जी C1 cos ऑफ 8t। C1 1 है, तो ये बन जाएगा 1 इंटू कॉस ऑफ 8t माइनस, क्योंकि C2 माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 8t। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो बस आप सिंपल स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये इसका मैंने सोल्यूशन लगा दिया है। आपने सोल्यूशन तक खुद अप्रोच करना होगा कि आफ्टर कैलकुलेशन आपका ये सोल्यूशन आना चाहिए। एक ये प्रॉब्लम आप करेंगे घर में, और दूसरा प्रॉब्लम नंबर ये 3 है, और ये मैंने इसके सोल्यूशन अटैच कर दिए हैं। ये पार्ट ए का सोल्यूशन है, यानी फर्स्ट वाले का सोल्यूशन है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका सोल्यूशन है। आपने आंसर्स करने के बाद मैच करने हैं, और लास्ट में ये आपके पास थर्ड वाले का सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट मैथ स्प्रिंग सिस्टम का टॉपिक था। 2 प्रॉब्लम मैंने यहाँ कराए थे, एक प्रॉब्लम मैंने बैक पे कराया है। तो हर तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है जी। थैंक यू वेरी मच।